बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ। पढ़े भाई। एग्जाम्पल मैंने लिख लिए थे, उसमें स्लाइड में लिखे हुए भेजा नहीं, अभी आज दूंगा। बैठ जाओ भाई, बिठा क्यों नहीं रहे हो? हैं? कितना झगड़ा करते हो यार तुम लोग। बिठा ले भाई उसको। बैठ जाओ भाई। बेटा, कोई ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है? कुछ होंगे आज भी। बहुत बढ़िया। है? हाँ भाई, एक मिनट। टेस्ट किसने किसने नहीं दिया? 14 तारीख वाला टेस्ट किसने नहीं दिया? हाथ खड़ा करेंगे। जिन्होंने, जिनका लेट एडमिशन उनके नहीं पूछ रहा। कौन कौन है जिसने टेस्ट नहीं दिया, इधर से बताएंगे। हाँ भाई, किसने नहीं दिया 14 तारीख वाला टेस्ट? क्यों? है? जल्दी बोलना। तबीयत खराब थी? न्यू एडमिशन, अच्छा। और कौन, इधर सबने टेस्ट दिया है 14 का? मैं कल लिस्ट लेके आऊंगा, पहले बता रहा हूं। सबने दिया टेस्ट यहां से? इधर तूने भी दिया है? नहीं दिया ना? पीछे पीछे वो, तेरे से कह रहा हूं, पीछे देख रहा है। तेरे से पूछ रहा हूं, टेस्ट दिया है 14 तारीख वाला? नहीं दिया ना? क्यों? है? भाई टेस्ट देना शुरू करो, पहले बोल रहा हूं। बहुत सारे, मैं कल लिस्ट लेके आता हूं, यहाँ पे बोल नहीं रहे आधे बच्चे। इधर से किसने नहीं दिया, इस वाली रो में से? टेस्ट किसने नहीं दिया, सही रसली बताओ। पीछे आपने क्यों नहीं दिया बेटा? हाँ, क्यों नहीं दिया? है? तबीयत खराब? पता नहीं क्या बोल रहा है, मन ही नहीं करता। और किसने नहीं दिया इस रो में? क्यों नहीं दिया बेटा? तबीयत ठीक नहीं थी? क्या कर रहे हो? और कौन है इधर से भाई? इधर से। तू तो आता है भाई, टेस्ट क्यों नहीं दिया? है? और तूने नहीं दिया? दिया था? आ जाओ बच्चे। भाई प्लीज टेस्ट देना शुरू करो, जिसके लिए भी अच्छा, एक तुम्हारे लिए। भाई उसमें टॉपिक सुन लो ध्यान से। 28 तारीख को सेल साइकिल का, सॉरी सेल का टेस्ट लिखा हुआ है, उसमें सेल साइकिल के क्वेश्चन जरूर आएंगे। बेटा मैं बोल रहा हूँ आएगा, पेपर मेरे पास ही आता है वो। उसमें सिलेबस कुछ भी लिखे रहने दो, मैं क्वेश्चन अपने आप डाल दूंगा। है? बनने दे, क्या हो गया? लास्ट मोमेंट पे बदलाव होते हैं, छोड़ दे। भाई एक मिनट सुन ले ध्यान से। 28 वाले टेस्ट के लिए कृपया सब लोग ध्यान से सुने। आप में से जो भी बच्चे नए हैं, एक वीक का टाइम लो, अपना टॉपिक पहले कवर करो, पहला पॉइंट। प्लीज बात नहीं करो। दूसरा पॉइंट क्या है? 28 तारीख वाले टेस्ट में आपके, भाई इधर ध्यान दे भाई, मेरी तरफ देख। 28 तारीख वाले टेस्ट में आपका सेल और सेल साइकिल दोनों आएगा, ठीक है?
क्लियर है? पढ़ के जाना, उसमें चाहे सिलेबस आपको कुछ भी लिखा हो, पढ़ के आप दोनों आएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, कल से मैं 15 क्वेश्चन यहां पर लाया करूंगा डेली। मैं रेंडमली किसी को भी उठा के, जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा उससे। ध्यान रखना, किसी का भी नंबर आ सकता है। इससे क्या होगा, क्लास थोड़ी खाली दिखने लगेगी, तुम क्लास में आना बंद कर दोगे। ठीक है, उसका एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, बच्चे थोड़े ज्यादा हो गए, हाँ, कम करने का यही एक तरीका है। ठीक है, हाँ, प्लीज पढ़ के आना, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। दूसरी चीज क्या है बेटा, 28 तारीख के टेस्ट के लिए प्लीज पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे बायोलॉजिकल ऐसा लग रहा होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इस वीक में खत्म हो सकता है, तो फिर मैं सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। समझ में आ रहा है? इसको मैं आपको कल परसों तक बता दूंगा। क्लियर है? इसीलिए 28 के टेस्ट के लिए पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेल साइकिल और सेल आएगा, ठीक है। इसके बाद से जो भी टेस्ट पेपर होगा, शायद ये वाले क्वेश्चन भी मेरे उतने ना बने हुए हों, इसके बाद से जो भी टेस्ट पेपर होगा मैं खुद से बनाऊंगा। ठीक है, मेरा और एमडी सर जूलॉजी वाला, उसमें एक पैटर्न फॉलो करेंगे। मंथ का जो पहला टेस्ट होगा वो शायद टॉपिक वाइज आए, और दूसरा होगा हम क्यूमुलेटिव डालेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब ज्यादा टॉपिक डाला करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा बन, और मतलब उसमें इंप्रूव क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो। क्लियर है? दूसरा, सेल वाले का भाई बैठ जाओ, कहां घूम रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग मेला लगा लेते हो, नीचे बगल में दुकान है वहां पे ना। हाँ, ठीक है, यहाँ कैंटीन करवाते हैं तुम लोगों के लिए, रुक जाओ। हाँ, अगले सेशन तक करा देंगे, ठीक है। इधर ध्यान रखो, छोड़ो सब फर्जी बात। एक चीज और है बेटा, मेरी बात सुनो, पहले दो तीन पॉइंट सुन लो। इस वीक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस वीक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। आप में से, सुन लो एक मिनट, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके बेसिक्स वीक है, पहले प्लीज सेल पढ़ लेना, सेल साइकिल पढ़ लेना, नहीं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिक्कत आएगी। क्लियर है? जिनके बेसिक्स वीक है, मेरे हिसाब से बेसिक्स वीक का मतलब अगर आपने एक दो साल तैयारी करी है और आपके 300 नंबर है तो भी समझ आ जाएगा आपको। लेकिन जो 12th के बाद बिल्कुल फ्रेश है और जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ पहले से, तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप डायरेक्ट बायोलॉजिकल पढ़ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? पर कोशिश करो जिनका बैकलॉग है विद इन 10-15 डेज उसको कवर कर लो। ठीक है, कल से आपको 10-15 क्वेश्चन में रेंडमली किसी को भी बुलाकर बोर्ड पे सॉल्व करवा लूंगा। सही है? ये जरूरी है बेटा, नहीं तो पीछे वाले तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनको, है ना। और पीछे से ही पूछूंगा मैं, आगे से नहीं। ठीक है, हाँ, सही है, हाँ, रेंडमली किसी से भी पूछ लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और है बेटा, सेल साइकिल का सबने असाइनमेंट बना लिया? एक बार जरा हाथ खड़ा करें जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट पूरा नहीं बनाया। बन रहा है? गजब बना रहे हो भाई ऐसे। पूरा जिसने नहीं बनाया हाथ को बड़े, क्यों नहीं बनाया अभी तक पूरा? क्या हो रहा है भाई? सॉल्यूशन दे दिया उसका आप लोगों को, उसके बाद भी नहीं बना रहे हो? भाई एक मिनट सुने ध्यान से, जो बच्चे नए हैं वो भी सुन लो ध्यान से बेटा। मैं लगभग हर चैप्टर के 2 असाइनमेंट दूंगा। एक नॉर्मल लेवल का, जो नॉर्मल आपका नीट का पेपर आता है, एक लेवल अप दूंगा। ठीक है, सेल का और सेल साइकिल का तो आपका जो नॉर्मल लेवल के मैंने 200 क्वेश्चन वाला असाइनमेंट डाल दिया है उस पर, टेलीग्राम पे। ठीक है, कंप्रेस करके मिलेगा आपको। आपको एक वीडीपीपी जो भी है वो प्रिंट आपको अलग मिलती है। जो मैं वाला मैं दूंगा वो आपको खुद से मैनेज करना है, अपने उसको ऑनलाइन करके कर लो, पर आपको वो क्वेश्चन जरूर बनाने हैं। क्लियर है सबको? एनी हाउ उसको सॉल्व करने हैं। सबके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सबके सॉल्यूशन में दे दूंगा। उसके बाद भी आपके डाउट है तो फिर अपने पूछ लो बेटा। वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर रिकॉर्ड करके दिया है ना, उसका सेल साइकिल का तो दिया है ना बेटा, यूट्यूब पे डाल तो दिया, तो देखा ही नहीं किसी ने। बेटा काम की चीज तो देख ले। यूट्यूब नहीं देखते एक अलग बात है, और काम की चीज भी नहीं देखते वो एक अलग बात है। दोनों में फर्क है। मैं डाल दूंगा लिंक। ठीक है बच्चे, मेरा पर्पस क्या है सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ मेरा, मैं यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूं, मैं क्लियर बता देता हूँ। सिर्फ आप नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, उनको ऐसा लगता है कि सर से असाइनमेंट मिल जाए तो हम भी सिलेक्ट हो जाए।
तो हमारा ये मतलब अपना भी रहता है कि यार उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा लगा रहता है, सेम टीचर से पढ़ता है और उसको उसका समझ आता है, वो एक किसी ना किसी साल निकलता है, ये हमें भी पता है। क्लियर है? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं वहां दे रहा हूं। मैं सिर्फ सोल्यूशन डाल रहा हूं वहां पे। सही है, और कुछ नहीं है। आप सिंपल जाओ और अपने आप से, और धीरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, मैं वीडियो सोल्यूशन बहुत तेज रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे तो आता है ना वो, तो मैं बहुत तेजी से रिकॉर्ड करता हूँ। पर मैं इनको स्लो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समझा के, तो आप अपने सोल्यूशन देख लें। समझ में आ रहा है? हर चैप्टर के लगभग 180-200 क्वेश्चन रहेंगे, उनके सोल्यूशन जरूर देख लें, आपको पता चल जाएगा अपने डाउट्स। क्लियर है? उसके बाद भी आपको डाउट है तो उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये मुश्किल सिचुएशन है कि मैं हर इंडिविजुअल बच्चे को 5-7 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बैठ के जब डाउट बताऊंगा, और सेम क्वेश्चन में दिन में 40 बार बताऊंगा, ये बेवकूफी वाला काम होगा, क्योंकि सबका वही डाउट होगा। जब कोई मुश्किल क्वेश्चन होता है वो सबका वही डाउट होता है। क्लियर है? पहले उसका सोल्यूशन दे दें, उसके बाद उसके डाउट बता दें। चले? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो है हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन बताएगा? 2 या 3 आ सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा, मेरा ये मानना है, अगर आप मेरे से पूछो, इन केस चांसेस है 2 पैटर्न में एग्जाम जाने के, 2 पार्ट में अगर गया तो ये वो चैप्टर है जिससे मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में जाने का मतलब प्री मेंस टाइप से अगर गया आपका नीट का पेपर, जिसके चांस बन जाएंगे, ठीक है, कि पहले एक प्री हुआ करेगा फिर मेंस हुआ करेगा। ऐसा 2012 तक होता था। 2004 से लेके 2012 का पेपर जो था वो एआईपीएमटी प्री और मेंस करके होता था। 2013 से फिर सिंगल पेपर होने लगा था, ठीक है। आपके टाइम पर भी चांसेस है कि कर देंगे, शायद, शायद। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो चैप्टर है जिससे मुश्किल क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसलिए आपको वहां पे लेवल अप असाइनमेंट हेल्प करेगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 है इसका, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास, हाँ भाई, सबसे पहले सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, सब लोग रीड करेंगे, और मैं चाहूंगा कि कल तक एक एक एग्जांपल सबको याद हो। चैप्टर का नाम डालो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मिनिमम आपको याद चाहिए। सब लोग एक बार बोर्ड पे रीड करेंगे, दिख रहा है सबको? कॉपी भी नहीं निकालता ना? खोज रहा है कॉपी। ये देखो बैठे आराम से, कॉपी ले ले भाई, है। गतिविधि बढ़ते हुए, पीछे बैठे हुए नहीं, भाई कर लो यार। लिखने भी है भाई, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ जल्दी। लिखने भी है? कब लिखे तूने? पहले का है, पर लिख ले, कोई बात नहीं। कुछ कुछ एक दो छोड़े होंगे मैंने जानबूझ के, वो टॉपिक के साथ लिखवा देंगे। कल याद चाहिए भाई सबसे। हाँ बेटा, क्वेश्चन डाउट है उसके? तूने 200 क्वेश्चन बनाए वो जो दे दे 180 के आसपास, उसी में डाउट है? अलग डाउट है? हाँ, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन गलत लिखा है वो समरी में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन नहीं, वो डीएनए के अमाउंट की बात कर रहा है। एस फेज में क्रोमोसोम डबल होते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये याद रख, समरी में लिखा हुआ है वो गलत है। चले भाई, लिख लिया? थोड़ा जल्दी तेज हाथ चलाओ भाई। इस क्लास में बच्चे टीका कम लगा के आए आज, क्यों टीका लगा के घूम रहे हैं भाई, क्या आज है? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, सही है।
हाँ हाँ, टीका का लगाते रहो, है ना, पढ़ाई कर लो चुपचाप। लिख लिया? कितने ऐसे जिनके 600 प्लस थे 14 तारीख वाले एग्जाम में? 600 प्लस कितने लोगों के? अच्छा, बस बहुत कम लोग हैं यार। और 550 से 600? ओके, 500 से 550, ठीक है। और 450 से 500 के बीच में कौन कौन है? अच्छा, अभी रैंक नहीं आ रही है, सिर्फ नंबर आ रहे हैं। रैंक भी आ गई, ठीक है। और 400 से नीचे? 400 से नीचे नंबर है तेरे? तो शकल इंटेलिजेंट जैसी लगती है, पढ़ाई कर, पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ, कब नंबर है तेरे? और सबसे आगे बैठा तू, रेंज में भी है मेरे पिटाई खाने के। भाई प्लीज सीरियस ले एग्जाम को। और घर पे नंबर बताते रहे भाई। हाँ, अचानक से बताओगे तो पिटाई ज्यादा होगी। माहौल बना रहे पिटाई का थोड़ा थोड़ा। हाँ, आप में से कौन कौन 12th के बाद दे रहे हैं इस बार? जो सिर्फ 12th के बाद दे रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा भी है जिसने बायो नहीं पढ़ी हुई है मेरे से पहले कभी? कुछ लोग होंगे। तुम कहाँ थे भाई? तुम लोग कहाँ थे? हैं? दूसरे देश से आए? अच्छा, ठीक है। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए पूछ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी, ठीक है, बतानी है सारी। ठीक है। एमडी सर जिस वीक में जाते हैं तो उसके अगले वीक में बच्चे टीका लगा के आते हैं, नहीं? भक्तिमय माहौल हो जाता है। एमडी सर जाते हैं। हाँ, वही सिखा के गए थे, बहुत बढ़िया। क्या बोला है इन्होंने? हाँ। अच्छा, प्राणायाम सिखा रहे थे सर? सही है। रिजल्ट आने दे, आंख खुल जाएगी, चिंता मत कर। इसलिए कह रहा हूं, लिख लिया भाई? जल्दी लिखो, ये चाहिए मुझे कल याद। भाई कल याद कर रहे हैं ये? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने बच्चे। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको बायोलॉजिकल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो एग्जांपल्स याद नहीं करते पहले। सबसे पहले आप एग्जांपल्स याद करेंगे इसके। और जिन्होंने लिख लिया प्लीज याद करो, पढ़ो बार बार। बेटा वेडनेसडे को मैं दे दूंगा असाइनमेंट आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो कंबाइन बनाता हूं मैं। ठीक है, इस वेडनेसडे को आपको दे दूंगा मैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, करना चाहते होंगे, करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चलिए, अगला स्लाइड। क्या कर रहे हो यार? क्या नहीं पढ़ने में आ रहा? पहला, नोस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरी, एक गायब है इसमें। कौन गायब है इसमें? स्पिरुलिना। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, पाप लगेगा तुम्हें। माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, आर्कीबैक्टीरिया, मिथेनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। यहां पर मुझे एक नाम और चाहिए। यहां नाम बताओ। थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जिससे आपको टैग पॉलीमरेज मिलता है। हाँ भाई, टैग, एक मिनट आपकी जानकारी के लिए, कौन जिससे पूछो बताएगा। टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ठीक है,
उसको कौन सा राइबोसोम बनाएगा? 70s 80s? 70s, क्योंकि वो किस में है? प्रोकैरियोट में है, तो उसको डेफिनेटली कौन बनाएगा? 70s। समझ आ रहा है? चीजों को लिंक करने की कोशिश किया करो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसकी जीन न्यूक्लियोइड पर होगी क्या, क्या प्लाज्मिड में होनी चाहिए? क्यों? एक्स्ट्रा फीचर थोड़ी है। डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर है? जरूरी फीचर है। तो उसकी जीन न्यूक्लियोइड पे होनी चाहिए, प्लाज्मिड पे होनी चाहिए? न्यूक्लियोइड में होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अरे बोलो। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा चीजों को। न्यूक्लियोइड पे वो जीन होती है जो जरूरी होती है, प्लाज्मिड पे वो होती है जो एक्स्ट्रा होती है। सिम्बायोटिक राइजोबियम फ्रैंकिया। राइजोबियम तो लेग्यूमिनस प्लांट में फिक्स करता है, ये किस में फिक्स करता है? फिक्स एंड टू इन नॉन लेग्यूम्स। नॉन लेग्यूम्स, नाम बताओ उनके। एलनस, एक नाम याद कर लो, एलनस। लैक्टोबैसिलस सैप्रोफिटिक है, ठीक है। क्राइसोफाइट में डाइएटम डाइस्मिट्स। भाई ये ग्रुप है, ये सिर्फ ग्रुप है, और ये जीनस है। जीनस समझ में आता है? इसके साथ स्पीशीज लिखेंगे, यूग्लिना जीनस है। अमीबॉइड में अमीबा, एंटमीबा। एंटमीबा कहां लिखा है आपके सिलेबस में? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सही है। फ्लैजिलेट में ट्राइपनोसोमा। सीलिएट्स में पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज याद होनी चाहिए, जीनस लिखा है। वाइवेक्स, ओवेल, फाल्सीपेरम, मलीर, यही चार होती है वैसे तो। तुम्हारे सिलेबस में शायद तीन लिखी हुई है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी। हाँ भाई, फंजाई में फाइकोमाइस्टिस, तीन एग्जांपल। एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, तीन एग्जांपल। जल्दी लिखेंगे, ये सब जीनस लिखे हैं। एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। राइजोपस का नाम ब्रेड माउल्ड, ब्रेड पे खराब करता है ये। ईस्ट सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स। ठीक है। सैक्रोमाइसिस के अलावा मुझे एक ईस्ट और लिखना चाहिए, मोनास्कस। मोनास्कस कहां लिखा है? माइक्रोब्स में, सही है। हाँ, ईस्ट बेटा ग्रुप होता है, ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ईस्ट एक ग्रुप होता है, उसमें दो तरह के ईस्ट आपके सिलेबस में है, सैकेरोमाइसिस और मोनास्कस। सैकेरोमाइसिस और मोनास्कस हो जाएगा। आगे की कहानी, ड्यूटेरियोमाइस्टिस, बेसिडियो, उस्टिलागो, पक्सीनिया, टोडस्टूल, पफ। पफ बॉल भी आ जाएगा इसमें, पफ बॉल। अगेरिकस किसको कहते हैं? मशरूम को। अगेरिकस किसको कहते हैं? मशरूम को। कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा और कहां दे रखा है? माइक्रोब्स में। यस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। यस, और रूट बोर्न पैथोजन से फाइट करता है, बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा, वहां याद करना है। हाँ भाई, एसएस क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंड। एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। कौन आएगा? टीएमवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, रैबिस, राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या करता है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन सा करता है? राइनो वायरस। मीजल्स, मम्स। इसके अलावा कोविड का वायरस भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस में हेपेटाइटिस, हर्पिस, चिकन पॉक्स याद कर लो, और मोस्ट बैक्टीरियोफाज। 5 into 174 था, 178 है? 4 है, 4 है। ये कहां लिखा हुआ ये? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। यस, मॉलिक्यूलर में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड। ये आरएनए क्यों लिख दिया हमने यहां पे? एक गड़बड़ है, यहां डीएनए चाहिए बेटा। डीएनए वायरस है ये। लिखेंगे जल्दी से, जल्दी करिए।
चले आगे। हो गया बेटा। ये पीएसटीडी डिजीज क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। चलिए, जल्दी करेंगे बेटा थोड़ा सा, और कृपया करके ये एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है? कम से कम याद करेंगे, हम कुछ और ऐड कर देंगे बीच में, पर मिनिमम इतने याद करो। चले बेटा आगे। चले, कितना धीरे लिख रहे हो यार तुम लोग, जल्दी लिखो, जो लाइन समझ नहीं आ रही पूछ लो। मीजल्स, मम्स, राइनो, रेबिस, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, टीएमवी। पहला वायरस कौन सा डिस्कवर हुआ था? टीएमवी। सही है। कॉलिटो ट्राइकम, नाम याद करने का देख लो, मैं पढ़ देता हूं। एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर, सैकेरोमाइसिस, दो हिस्से में याद करोगे, नाम याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स ट्रफल्स, उस्टिलागो, पक्सीनिया, टोडस्टूल, अगेरिकस, पफबॉल, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। दो हिस्से में याद करो, याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। सही है, क्लियर है? और बेटा अगर आप याद नहीं करोगे, मैं थोड़ी सी चीजें अब क्लियर करता हूं यहां पे। मेरे ख्याल से लिख लिया सब लोगों ने लगभग। हाँ, अब चीजों पे थोड़ा सा क्लियरिटी लाते हैं, चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, क्या है। सबने हेडिंग डाली है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे आप सब लोग। कोई लिख रहा है? लिख लिया सबने? लिख लिया है? ठीक है, अब मेरी मेरी तरफ देखें सारे बेटा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 आ सकते हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसा एनटीए पेपर दे रहा है, कोई पैटर्न नहीं है किसी चैप्टर का, कुछ भी आ सकता है। जैसे अचानक से इकोसिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, समझो मेरी बात, बायोडाइवर्सिटी से आ गए, किसी साल ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से आ गए, तो कोई पैटर्न नहीं है। इस वाले चैप्टर में अच्छा खासा डाटा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो आसानी से कर ले जाते हैं। दूसरा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोर बॉटनी पढ़नी स्टार्ट कर रहे हैं। कोर बॉटनी के कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें माने जाते हैं, पहले आप समझो। बॉटनी में एक पार्ट होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल, सेल साइकिल, जेनेटिक्स, ये सब आ जाता है। तो एक पार्ट वो होता है। करंटली क्या हुआ है कि सेल वाला जो पार्ट है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और उसी से रिलेटेड है आपका बायोटेक, तो उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोर बॉटनी जब भी ज्यादा आती है, कट ऑफ पे फर्क डालती है। वो कट ऑफ पे फर्क क्यों डालती है? क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें बच्चे कम कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे अगर पेपर मुश्किल बनेगा तो मतलब उसको थोड़ा मुश्किल बना जाएंगे। कोर बॉटनी में कौन कौन आता है? एक बायोलॉजिकल आएगा, प्लांट किंगडम आएगा, मॉर्फो आ जाएगी, एनाटॉमी आ जाएगी। ये वो चैप्टर्स हैं, और लिविंग वर्ल्ड भी इसी में डाल देते हैं। और ये वो चैप्टर्स हैं जो अगर आपके कमांड हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा फील होगा, क्योंकि यही है जो ज्यादा गलत होते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम आते हैं कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले सुने ध्यान से, आपके सिलेबस में टोटल 5 किंगडम है, ठीक है? जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, चैप्टर जब स्टार्ट होता है, भाई प्लीज सीरियस रहे, है ना? ठीक है, सही है? हाँ, आप चाहे कितना भी बड़ा मुंह खोल लो, क्रोकोडाइल जितना नहीं खुलेगा, उसकी जॉज फ्री होती हैं, समझो, है ना? उसकी ये जॉज फ्री है, वो ज्यादा बड़ा मुंह खोल सकता है। आपकी क्या है कि ये जो एक जॉ जो है वो ऊपर फिक्स है, तो जो खुलेगी वो नीचे वाली खुलेगी, वो उतना बड़ा नहीं खुलेगा। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं क्लास में बैठ के, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सही है? बाकी समझदार है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इधर सुनिए ध्यान से बेटा, मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि टोटल हमारे पास 5 किंगडम है। 5 किंगडम में से इस चैप्टर में हमें 3 किंगडम पढ़नी है। चैप्टर जब स्टार्ट होता है उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। मैं उस टॉपिक को लास्ट में लूंगा, क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा, वो कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने होते हैं जिसमें एग्जांपल्स आपको पता हो कि कौन सा किस किंगडम में है। फॉर एग्जांपल, अगेरिकस फंजाई है, प्लांट किंगडम जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया था, फंजाई प्लांट में ही थी। तो अगर मैं उसके एग्जाम्पल यूज करूंगा फंजाई के, आपको आते नहीं होंगे, इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में लेंगे, सही है? तो इस चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो टोटल हमारे पास ये टॉपिक है। सबसे पहले आज हम इससे स्टार्ट करेंगे, मोनेरा से, ध्यान से सुनेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर हम पढ़ेंगे फंजाई। ये 3 किंगडम पढ़ाई जाती है, ये किसी किंगडम में नहीं है। वायरस, लाइकन्स, माइकोरिजा, प्रोएंस और वायरॉइड। इसके अलावा हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जिन्हें हम कहेंगे किंगडम्स, है ना? हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम्स पढ़ेंगे, किसकी? क्लासिफिकेशन की। ये टॉपिक्स हमारे पास पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं, मोनेरा से, सही है? क्लियर है? अब आओ जरा, हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे बेटा कि टोटल हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास ये तीन किंगडम चैप्टर नंबर 2 में है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सही है? ये बात समझ में आ रही है सबको? ये चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांटई एक अलग चैप्टर है, ये चैप्टर 3 है। और इसमें भी वो क्या कर रहा है बेटा, सिर्फ एल्गी पढ़ाता है, ब्रायो पढ़ाता है, टेरिडो पढ़ाता है और जिम्नो पढ़ाता है। वो इसमें एंजियोस्पर्म की डिटेल नहीं पढ़ाता, क्योंकि एंजियोस्पर्म की डिटेल के लिए 3 चैप्टर अलग से पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और तीसरा चैप्टर क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, प्लांट किंगडम के लिंक जाकर 3 अलग अलग चैप्टर्स पे जाकर जुड़ रहे हैं, एक एनाटॉमी पे, एक मॉर्फोलॉजी पर, और एक बेसिकली किस पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पर। समझ आ रहा है ये चीज? क्लियर है? एनीमिलिया के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, और इसके लिंक जाकर सिर्फ जुड़े हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप जाओगे तो स्टार्टिंग का पहला जो पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सक्रीटरी पढ़ रहे हो, तो एक्सक्रीटरी में वो बोनी फिश में क्या है, कार्टिलेजिनस फिश में क्या है, वो ऐसी लॉजिकल बातें वहां पर कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। वो लॉजिकल बातें कर रहा है कि भाई फ्रेश वाटर में कौन सा मिलता है। जैसे अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचो कि जो फिश फ्रेश वाटर में मिलती है, ध्यान सुनना, जो फिश फ्रेश वाटर में मिलती है उसमें पानी ज्यादा चला जाएगा कि उसकी बॉडी से निकलेगा, मतलब उसको प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसा कुछ पढ़ा हमने? बताओ। ये हम कहां रिलेट करते हैं? अच्छा, मैरीन वाली में क्या दिक्कत है? पानी बाहर निकलेगा, तो उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए, सही है?
उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए। फ्रेश वाटर के साथ क्या दिक्कत है? पानी बॉडी में जाएगा तो उसको एक्सेस पानी रिमूव करना चाहिए। अगर एक्सेस पानी वो रिमूव कर सकता है तो वो अमोनोटेलिक होगा, यूरियोटेलिक होगा? अमोनोटेलिक होगा। हम उस तरीके से रिलेट करते हैं। तो इसके लिंक जाकर कहां जुड़ते हैं? ह्यूमन फिजियो से। यहां तक समझ में आ रही है? अब अगली कहानी सुनो। अगली कहानी ये है बेटा कि हम क्या करते हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं और इन तीनों किंगडम में इस चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक में हम जो पढ़ाई करते हैं, कोई लिखे नहीं क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सिलेक्टेड टॉपिक में हम सबसे पहले हैबिटाट पढ़ते हैं कि कोई चीज कहां मिलती है। फिर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है मैं आपको बताता हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम याद क्यों नहीं होता? क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके पैराग्राफ्स रीड करते हैं। अगर पढ़ते वक्त जब हम एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें अगर अपने दिमाग में ये सोचें कि किस जगह मिल रहा है, जब तक आप उसे टॉपिक में नहीं तोड़ोगे तब तक वो याद नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों के डाटा को इसमें तोड़ना है कि ये चीज कहां मिलती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, क्लासिफिकेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं हैबिटाट की, लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटाट जो होता है कहां मिलता है? हैबिटाट प्लस न्यूट्रिशन एक ही जैसी बात होती है। मतलब क्या होगा, जहां हैबिटाट होगा वहां पर ही उसका क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक है तो वो मरी हुई चीज पे ही मिलेगा ना। तो जो जहां खाता है वहां मिलता है। मेरी बात समझो इस बात को। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटाट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों बताया जाता है ये टॉपिक, कहां मिलता है? क्योंकि जहां वो मिलता है ना वहीं पर वो खाना खा रहा होता है, उससे हमें न्यूट्रिशन का आइडिया लगता है। इसीलिए हम मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में हैबिटाट का टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर है? और ये हम सब में पढ़ना है। अगर आप कंपैरेटिव याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप याद रखोगे कि मोनेरा सब जगह मिलता है, ऐसे ही आप याद रखोगे कि प्रोटिस्टा में भी कुछ कुछ जगह है पानी में मिलता है मेनली, फंजाई भी सब जगह मिलती है। आप कंपैरिजन याद रख पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सबका हमें क्या याद रखना है? हैबिटाट। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोनेरा सिंगल सेल का है, तो मोनेरा में न्यूक्लियोइड होता है ऐसे। अब मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा की, उसमें न्यूक्लियस होता है, सही है, वो भी सिंगल सेल का है। जब मैं फंजाई की बात करता हूं तो उसमें ऐसे धागे होते हैं। फंजाई में ऐसे क्या होते हैं? धागे होते हैं, हाइफे होते हैं। अब सुनो ध्यान से क्या पढ़ना है, देखो। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मोनेरा में कुछ होता ही नहीं है तो मुझे उसमें सिर्फ क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर में मुझे स्ट्रक्चर में सिर्फ सेल की डिटेल पढ़नी है। क्या पढ़नी है मेरे यहां पर? सेल की डिटेल पढ़नी है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन जब मैं फंजाई में जाऊंगा तो फंजाई में सेल की डिटेल के साथ साथ उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ पा रहे हो कि जब मैं मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करूंगा तो वहां पर मुझे स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेल की डिटेल। लेकिन जब मैं फंजाई में आऊंगा तो मुझे इंडिविजुअल सेल की डिटेल तो चाहिए कि फंजाई का सेल कैसा होता है, पर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी चाहिए। और जब मैं प्लांट किंगडम में घुसता हूं तो प्लांट किंगडम में एक बड़ा प्लांट मान लो हम ले लें, तो वहां पर सेल की डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम सेल एक जैसे हैं। वहां इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। समझ में आ रहा है? बाहरी और अंदर डिटेल में फर्क है बहुत। क्लियर है? तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मोनेरा के लिए क्या पढ़ेंगे? सेल की डिटेल। प्रोटिस्टा के लिए क्या पढ़ेंगे? सेल की डिटेल। लेकिन बाकियों के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सेल की डिटेल। ये समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? बोलो, हम कैसे पढ़ेंगे वो बता रहा हूं। उसके बाद जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में मेरे पास ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सभी तरह का न्यूट्रिशन है। इसकी डिटेल हम अक्रॉस किंगडम याद रखें। जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं उनको ऐसे हॉरिजॉन्टल याद नहीं रहता। जैसे मोनेरा में मैं पढ़ाऊंगा ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, प्लांटेई में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है। समझ आ रहा है? प्लांटेई में क्या है? सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किंगडम वाइज भी याद रखना है और क्रॉस भी याद रखना है। क्रॉस समझ में आता है? ऐसे हॉरिजॉन्टल भी मुझे पता होना चाहिए। अब क्या होता है बेटा, पूरे प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। समझ आ रहा है? पांचों में एक ही तरह का न्यूट्रिशन है, इसलिए प्लांट किंगडम में न्यूट्रिशन का टॉपिक नहीं पढ़ा जाता। समझ में आ रहा है? अगर कुछ अलग होगा तभी तो पढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रहे हो?
जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, फंजाई में भी हेट्रोट्रॉफिक में 3 मिलता है, पर पूरे प्लांट किंगडम में एक ही टाइप का न्यूट्रिशन है, इसलिए हम न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ते ही नहीं। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों को यह दिखेगा कि एल्गी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस फॉर्म में स्टोर होता है, इस फॉर्म में स्टोर होता है, वहां पर न्यूट्रिशन अलग नहीं है, स्टोरेज फॉर्म डिफरेंट है। समझ आ रहा है? खाना बनना अलग चीज है, स्टोर होना अलग चीज है। क्लियर है? सही है? कुछ बच्चे आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हुए, कृपया इधर ध्यान रखें, ठीक है? मंत्रों का उच्चारण क्लास में हाँ वांछनीय नहीं है, इधर ध्यान रखें। रिप्रोडक्शन, इधर ध्यान रखें बच्चे। अब रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है, क्योंकि हमें प्रॉपर अक्रॉस पढ़ना है, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है, प्रॉपर तरीके से तीनों में, और फंजाई में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पोर के क्वेश्चंस आते हैं। सही है? और फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। इधर देखो बेटा, मोनरा में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सही है? प्रोटिस्टा में हम लोग 5 ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। फंजाई में हमारे पास 4 ग्रुप है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से प्रॉपर क्लासिफिकेशन। अब यहां पर आते हैं, एक टॉपिक और हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस। अब यहां पर आपको मैं एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्लांट किंगडम चैप्टर में एल्गी की इंपॉर्टेंस का पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, सही है? ऐसे ही उसने टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के लिए बताया कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि जैसे वो ऑर्नामेंटल है, मेडिसिनल यूज है। इन्होंने क्या किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। रीजन, एक पूरा सेपरेट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वहां है, तो हम वहां का डाटा यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या होगा फिर आपको वो रीड करना पड़ जाएगा चैप्टर। तो हम किस तरीके से मूव करेंगे, हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और इंपॉर्टेंस हम लोग कहां देखेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ रहा है बेटा? तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स वगैरह के बारे में। उसमें प्लांट किंगडम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी। क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। क्या टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले? हैबिटाट। कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं, फिर हैबिटाट पे आते हैं। सबसे पहली लाइन जो मुझे ध्यान रखनी है, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, मोनेरा की बेसिक फीचर की सबसे पहली लाइन जो लिखती है एनसीईआरटी, कि बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया इज सोल मेंबर। सोल क्या होता है? अकेला। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए बेटा, मतलब ये हुआ, मान लो इसका मतलब ये हुआ, ये मान लो मोनेरा है, इधर देखें बेटा, मोनेरा है, ठीक है? इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं सब बैक्टीरिया हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? तो जो मोनेरा है वही क्या है? वही क्या है? बैक्टीरिया। ये समझ में आ रही है बात आपको? तो मोनेरा और बैक्टीरिया अलग अलग बात नहीं है। और बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक यू बैक्टीरिया है और एक आर्की बैक्टीरिया है। यहां तक समझ पा रहे हो? बोलो बेटा, है ना? हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यहां सोल का मतलब होता है अकेला, अकेला। तो हमारे पास अकेला मेंबर यही है, कौन? बैक्टीरिया। अब देखो, इसका यह मतलब हुआ कि बैक्टीरिया इज इक्वल टू मोनेरा इज इक्वल टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसका यह मतलब हुआ कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सब बैक्टीरिया हैं, और सब किस किंगडम में है? मोनेरा में। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्लियर है? अब देख लो, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितनी किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है? 1, मोनेरा। अगर यही सवाल आपसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए पूछा जाए तो उसमें 2 किंगडम है,
आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक कर ले जाओगे? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो है बेटा, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किन किन को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? एक मोनेरा को, एक प्रोटिस्टा को, एक फंजाई को, प्रायोन्स, वायरस, ये सब। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास बैक्टीरिया मिलते हैं। कोई सबूत है इस बात का हमारे पास एनसीईआरटी में? हाँ भाई, कोई सबूत बताओ। ऐसा मन मन में नहीं, हाथ खड़े करके बताओ। कोई इस बात का सबूत कहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा हमारे पास मोनरा मिलता है? कॉस्मोपॉलिटन, शाबाश। और ठीक है, हर जगह वाली बात नहीं, हर जगह नहीं। और कहीं, और कहीं बताओ। कहां पे? हैंडफुल नहीं, सुनो ध्यान से। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में लिखा है कि अगर हम बैक्टीरिया को कैलकुलेशन में ले आए तो बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में लिखा है कि जो करंट क्लासिफिकेशन का मेथड है उसमें हम बैक्टीरिया को काउंट नहीं करते। अगर हम कर लेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहां चली जाएगी? मिलियंस में। इसका मतलब इनका नंबर बहुत ज्यादा है ना। सही है। वो कह रहा है हैंडफुल सॉइल में लाखों होंगे, वो एक अलग चीज है। पर अगर आपके पास एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां लिखा हुआ, उसने कहा है कि हम काउंट नहीं करते, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर। आपके लिए एक सवाल यहां पर, क्वेश्चन आप बताएंगे। चलो एक बार जरा, चलो आगे करते हैं, इसको छोड़ो, पहले हैबिटाट की बात करते हैं। हाँ भाई, हैबिटाट क्या है, कहां मिलता है ये? फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर के लिए वर्ड है बेटा कॉस्मोपॉलिटन, है ना? क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। इसीलिए सिटी में रहने वाले को मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। नहीं? ठीक है। फाउंड एवरीवेयर, सही है। कहां कहां पर? सॉइल में और एयर में, वाटर में, सब जगह। ठीक है, सब जगह। अब देखो जरा, इनके कुछ एक्सट्रीम हैबिटाट भी हैं। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? अनयूजुअल। एक्सट्रीम का क्या मतलब है? अनयूजुअल। बेटा अगर आपने लिखे हुए नोट्स हैं तो उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनो जरूर। बायो आना अलग चीज है, उसमें नंबर आना दूसरी बात होती है। ठीक है, प्लीज ध्यान से करें। एक्सट्रीम में मेरे पास आ सकती है एक तो स्नो। ठीक है, स्नो का मतलब लो टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा आ सकता है डेजर्ट। डेजर्ट की क्या प्रॉब्लम है? हाई टेम्परेचर। डीप ओशन की क्या प्रॉब्लम है? हाई प्रेशर है और लाइट नहीं है। हाई प्रेशर है और लाइट नहीं है। बहुत डीप ओशन में लाइट एब्सेंट होती है बेटा, लाइट नहीं रहती वहां पे। और प्रेशर बहुत हाई होता है डीप ओशन में, ये पता है सबको? सही है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं हेलो सॉल्ट, हाई सॉल्ट। हाई सॉल्ट में क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का नुकसान। समझ में आ रहा है? जितना नमक ज्यादा होगा पानी का नुकसान होगा। यस, क्लियर है। और हम क्या लिख सकते हैं बेटा? थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग। अब यहां पर एक नोट लिखने जा रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। मोनरा के लिए लिखा है, मोनेरा के लिए लिखा है कि ये ग्रो करते हैं इन एंड ऑन ऑर्गेनिज्म, मतलब पैरासाइट है। मीनिंग पैरासाइट, इसका क्या मतलब हुआ? अंदर भी है किसी ऑर्गेनिज्म के, बाहर भी है। फंजाई के लिए लिखा है ऑन। इसमें फर्क क्या है? इसका लॉजिकल थिंकिंग यह है कि जो फंजाई है ना, हाँ भाई, जो फंजाई है ना हमारे पास, ध्यान सुनना,
फंजाई नॉर्मली स्किन की प्रॉब्लम्स करती है, सरफेस पर होती है, अंदर नहीं जाती बॉडी में। अंदर जाती है तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है फंजाई के साथ, पहले बता रहा हूँ। कोविड के टाइम पर एक फंगस फैला था, ब्लैक फंगस, फंजाई थी वो, और उससे तो पर्सन ब्लाइंड हो जा रहा था, बहुत मुश्किल से बच रहा था। फंजाई नॉर्मली अंदर नहीं जाती बॉडी के, स्किन से रिलेटेड, तो इसलिए मोस्टली ऑन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? फंजाई जब पढ़ोगे ना तो ऑन प्लांट एंड एनिमल है, बैक्टीरिया क्या है, इन और ऑन दोनों है, मतलब वो अंदर भी होता है और सरफेस पर भी हो सकता है। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो, डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है किसी को? क्लियर है ये? सही है। थर्मल स्प्रिंग क्या होता है बेटा? हॉट वाटर। बच्चे मोस्ट, ये मेन हैबिटाट है, सब जगह मिलना। और ये कैसा हैबिटाट है? अनयूजुअल। क्या है ये? अनयूजुअल। इन्हें एक्सट्रीम कहते हैं। गट ऑफ एनिमल क्या होता है? हैं? गट ऑफ एनिमल मतलब किसी के एलिमेंट्री कैनाल में कोई ऐसा बैक्टीरिया जो गट ऑफ एनिमल में मिलता हो? मिथेनोबैक्टीरियम। कहां मिलता है? काउ के ह्यूमन में, सही है। ठीक है, लिख लो बेटा एक बार जल्दी से। लिख लिया? बच्चे फंजाई का एक असाइनमेंट था, मैंने बहुत पहले बनाया था, और मैं ऑफलाइन में कराऊंगा, ऑनलाइन में मैं नहीं कराता हूं उसे, क्योंकि उसके डाउट मुझे बताने पड़ेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, उसको मैं दूंगा आपको। पर कई असाइनमेंट ऐसे हैं, मैं नॉर्मली ऑनलाइन में मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिए थे कराने में, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है डाउट बताने में। सही है, जिसके डाउट हम बता ना पाए उसको नहीं कराना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। सही है, तो कुछ किसको? पैरासाइट ही है ये, मतलब पैरासाइट ही है, पर दो तरह का। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ ध्यान से, जो बैक्टीरिया है ना, वो दोनों तरीके का पैरासाइट है, अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है। लेकिन फंजाई मोस्टली क्या है, बाहर रहने वाला पैरासाइट है। समझ आ रहा है? चले, चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। लिखो बेटा, जल्दी लिखा करो। बोल, डाउट पूछ। कुछ पूछना है किसी को पीछे? कुछ नहीं पूछना है किसी को? कुछ पूछना है भाई? नहीं पूछेगा? एक तो आधे डरते बहुत है मेरे से, एमडी सर बता रहे थे, सर आपने डरा रखा है बच्चों को। क्या बोला भाई मैंने तुम्हें? कुछ बोला किसी को? हाँ भाई, कुछ बोला है किसी को? नहीं? तुम बताओ, मैं बाहर निकाल दूं क्लास से तुम्हें? हैं? एमडी सर जब यहाँ से क्लास लेके जाते हैं ना, तो 1 घंटे बाद बात करते हैं, तो बताते हैं सारी कहानी। बेटा हम लोग का वैसे वाला रिलेशन नहीं है कि जैसे वो टीचर है, हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो आपके पेपर्स वगैरह हम ही बनाएंगे यहाँ से, हो सकता है 28 वाले में बना हुआ आए, पर उसमें उसके क्वेश्चन जरूर आएंगे सेल साइकिल के। ठीक है, उसके बाद से इसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? और वीक में दो, जो मंथ में 2 टेस्ट होंगे, एक में क्यूमुलेटिव डाल देंगे, क्यूमुलेटिव डालने से आपको थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, बायो तो जरूर डाल देंगे। ठीक है, और दूसरा प्लान ये है कि इन केस आपका, भाई एक बार और सुन लो, मैं सैटरडे एक्स्ट्रा है बता दूंगा 1 से 2 दिन में आपको, क्योंकि संडे आपका टेस्ट भी है, फिर रोने लगोगे, आधे आओगे नहीं उस दिन। और उस दिन में है, वो उनकी प्रॉब्लम है यार मेरी थोड़ी है, वो अपना देखेंगे। हाँ, तुम लोग भी अपना देखो मैं भी अपना देखूंगा। चलो भाई, लिख लिया?
क्योंकि वो छोटी क्लास थोड़ी होगी, फिर 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे उसमें। हाँ हाँ, समोसा भी मिलेगा। चलो भाई, लिख लिया है बेटा? नहीं बच्चे समझ नहीं रहा। किसी भी वीक में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा क्लास लेने से वो चैप्टर खत्म हो रहा होगा, तो मैं उसी वीक में लेके जाऊं, ज्यादा अच्छा है। समझ इस बात को। और जो है अभी क्या है कि अभी आप ज्यादा मेहनत फिर भी कर लोगे, लास्ट में जाके क्या होगा, 11th भी रिवाइज करनी, वो सब खिचड़ी बनती है। मैं वो लास्ट में नहीं करना चाहता कभी भी। ठीक है, वो सबसे बेकार सिचुएशन होती है। आ जाओ भाई। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सही है, बस भाई रहने दो तुम। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवरीवेयर कॉस्मोपॉलिटन। कहां प्रेजेंट है, कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो। ठीक है, जहां पर देखो क्या कह रहा है, वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। समझ आ रहा है? वहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, वही मिल रहा है। ठीक है, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसका मतलब आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस पर भी होता है और बॉडी के अंदर भी होता है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है मोनरा के अंदर। अब सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। सेल की डिटेल, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं किसमें? कवर इन सेल। यस, जो कि आपका क्या है, चैप्टर 8। उसमें आपको प्रॉपरली सारी चीजें याद होनी चाहिए कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। क्लियर है? सही है। हेट्रोसिस, सॉरी कह रहा हूं, हेट्रोसिस कह रहा हूं, मीजोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, ये पता होने चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला डिटेल हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल का। साइज की बात कर लेते हैं, इधर देखें बेटा। साइज में हमारे पास, ध्यान सुने बच्चे, इनका जो साइज होता है, जो जो हम लोग बोलते हैं एवरेज साइज, एवरेज साइज दो जगह अलग अलग लिखा हुआ है। एक जगह लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर और एक जगह लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। हमने दोनों लिख दिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट साइज क्या है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। क्या दे रखा है, माइकोप्लाज्मा। यस, माइकोप्लाज्मा में 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है और पीपीएलओ में 0.1 लिखा है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों माइकोप्लाज्मा ही एक तरीके से। शेप, अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, मोनेरा की जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम जो है उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में, 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ मैंने बुक्स में देखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितनी कैटेगरीज बनाते हैं, तो 4 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। हम बैक्टीरिया मोनेरा को 2 ही तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो ये हो गया, एक और हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करके कर सकते हैं, उस तरीके से हम करते हैं। तो शेप के हिसाब से कितनी है, 4 शेप है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सबसे पहला हम लिखते हैं कोकस। कोकस कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल। अच्छा, इसका प्लूरल होता है कोकाई। कोकाई प्लूरल का क्या मतलब है, सबको पता है? सिंगल को कहते हैं कोकस, बहुत सारे को कोकाई। सही है? ठीक है, ऐसे ही बेटा प्लीज ध्यान रखें। दूसरा, बेसिलस। बेसिलस का प्लूरल क्या है, रॉड शेप हो गया। हाँ भाई, इसका प्लूरल क्या है, बेसिलाई। सही है। तीसरा, हमारे पास कॉमा शेप, उसका नाम विब्रियम है और उसके प्लूरल को क्या बोलते हैं, विब्रियो। कॉमा शेप कह रहे हैं इसे। यस, और इसका प्लूरल होता है विब्रियो। ऐसे ही हमारे पास है स्पिरिलियम। स्पिरिलियम सिंगल को बोलते हैं बेटा ऐसा। यस, स्पाइरल है। और इसका प्लूरल क्या है, स्पिरिलिया। प्लूरल समझ में आ रहा है सबको ना, एक से ज्यादा को प्लूरल कहते हैं। तो सिंगल नाम है स्पिरिलियम, स्पिरिलिया प्लूरल है, विब्रियम विब्रियो, बेसिलस बेसिलाई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें नोट,
मोस्ट कॉमन शेप, हाँ भाई, मोस्ट कॉमन शेप बैसिलस। अच्छा, माइकोप्लाज्मा की इनमें से कौन सी शेप होती है? हाँ, माइकोप्लाज्मा की इनमें से कौन सी शेप है? कोई शेप नहीं, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। ठीक है, मान लो तुक्का भी मारो तो सही वाला मारो ना। मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा माइकोप्लाज्मा की क्या शेप होती है, तो अगर उसमें सेल वॉल नहीं है तो आपने क्या दिमाग में बैठाना है कि उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है यहां तक सबको? बोलो। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। हाँ भाई बताओ। सबसे पहले पहली बात तो ये ध्यान रखो, सेल इसमें एक ही है, ये माइकोप्लाज्मा इतना बड़ा है। प्रायोन्स कवर होता है सिर्फ, वायरस कवर के साथ जेनेटिक मटेरियल, वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे छोटे साइज का क्या होगा? वायरॉइड। अगर मैं क्वेश्चन में यहां पर सेल लिख देता तो बाय डिफॉल्ट आंसर माइकोप्लाज्मा होता। किसको समझ नहीं आई ये बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो मेरी बात सुनो, वायरस में कवर होता है और साथ के साथ ये चीज होती है जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल है ये प्रॉपर बड़े साइज का, प्रायोन्स में सिर्फ कवर होता है। इसमें क्या है बेटा? कवर प्लस जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ रहा है? और वायरॉइड में क्या है? ओनली जेनेटिक मटेरियल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होगा? वायरॉइड का। क्लियर है? यस। माइकोप्लाज्मा सेल है, अगर मैंने यहां स्मॉलेस्ट साइज का सेल लिख दिया होता तो आंसर क्या होता? माइकोप्लाज्मा, बाकी सेल नहीं है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, प्रायोन्स वायरस वायरॉइड में सबसे छोटा क्या होता है? वायरॉइड, क्योंकि वो सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? कोई डाउट? क्या हो गया तेरे को, नींद आ रही है? मेरी क्लास में आधे सोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, सो भाई क्या फर्क पड़ता है, कंपटीशन वैसे ही कम है, और कम कर दो। हो गया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो। सेल की डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं? सेल की डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास में, ताकि अब मैं कुछ लिखवाऊं आपको समझ में आए, नहीं तो फंसोगे फिर। ठीक है, लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया? जल्दी लिख भाई। चले पढ़े आगे। आ जाओ, ये देख लो भाई डायग्राम, सबको दिख रहा है? प्लूरल लिखा हुआ है, कोकाई, बेसिलाई,
स्पिरिलिया इसमें देख रहे हो, 2 फ्लैजिला है, 2 साइड में फ्लैजिला है, इसमें दिख रहा है सबको। और ये मेरे पास विब्रियो, ठीक है। कितनी कैटेगरी बना रहे हैं? 4। कितनी कैटेगरी बना रहे हैं? 4, बेस्ड ऑन शेप। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है सब। कोकस, रॉड शेप बैसिलस, सही है, विब्रियम और स्पिरिलियम। आप देख लो, आप ध्यान से, स्पाइरिलिया प्लूरल है तब है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ये मेन टॉपिक है बेटा, इस पे डिस्कस करना हमने आज। हेडिंग डालो, न्यूट्रिशन इन मोनरा पढ़ रहे हैं। कौन बताएगा न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग बताएगा कौन? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सबसे पहले न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ, बचपन में पढ़ाया गया तुम्हें, तब तुम पढ़ते भी नहीं थे, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दैट इज न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया। अब इसमें मेरे पास 2 टाइप का न्यूट्रिशन है, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में? न्यूट्रिशन इन मोनेरा है? बताओ, देखते हैं जरा, इधर ध्यान दे बेटा। एक ऑटोट्रॉफिक है और दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉफिक। रुक जा भाई, अभी सारा आएगा समझ में। अब सुनो ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहा हूं, ये मेन टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएंगे और यही समझने का टॉपिक है पहला आज का। इससे पहले वो था जो आपने थोड़ा बहुत सुना हुआ था, ये इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक की, हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक की। देखो ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक क्या है, हम बात कर रहे हैं इसकी। सबसे पहले, हाँ भाई, पहला स्टेटमेंट मेरा आपसे, मुझे बताना सही है कि नहीं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर भी हो सकता है क्या? कैसे? सेल के बाहर? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं, क्या ये प्रोसेस सेल के बाहर भी हो सकता है? बड़े प्लांट्स में, जो ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये क्या सेल के बाहर भी बना सकते हैं? नहीं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस सेल के अंदर होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब समझो पहले, इसका मीनिंग ये होता है, ध्यान से सुनना, या कंफ्यूज करते हो नहीं तो आप खुद को। मीनिंग ये होता है कि इनसाइड सेल सम इनऑर्गेनिक, जो केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब CO2 टाइप से चीज। हाँ सुधांशु सर, शाबाश, कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक। हाँ बीटी सर लिख दे, शाबाश। कुछ 2-4 दिन खिलाना पड़ेगा, नहीं है ना, 2-3 दिन तक लगातार खिलाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक ग्लूकोज, है ना? नहीं? हाँ सुधांशु सर, वीटी सर में ना ड्राई वेट और फ्रेश वेट का फर्क है, नहीं? हाँ इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा बेटा। तुम्हारे 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 साथ दिक्कत क्या है, तुम्हारे में दिमाग उतना ही जितना तुम समझ सकते हो। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। CO2 है, CO2 अंदर गया, सही है। CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक है, यस। कुछ समझदार बच्चे कहेंगे नहीं सर कार्बन है ऑर्गेनिक, नहीं, CO2 बाहर से आती है। रियल में ध्यान रखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिफरेंस ये होता है कि इनऑर्गेनिक चीज जो है वो बाहर से एंटर करती है, ऑर्गेनिक किसी सेल या कोशिका में बनती है। जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते भी हो ना, वो सारे कंपाउंड किसी ना किसी सेल कोशिका में बनते होंगे, इसलिए उसकी एक अलग केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ। ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने का मतलब है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए ऑर्गेनिक में। अब कई बार हमारे मन में ये आता है कि सिर्फ CO2 ही क्यों? ध्यान से सुनना, CO2 ही क्यों? इसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है, क्योंकि हम सिर्फ ग्लूकोज ही बनाते हैं CO2 से, और ग्लूकोज को ही रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, आप
मान लो आप खाना वो लाओगे जिसको पका सकते हो ना, खाना वो बनाओगे जिसको यूज भी कर सकते हो। अगर मेरे से पूछो कि पहले कौन आया था, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, मेरे हिसाब से रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है उसमें ग्लूकोज यूज होता है, इसलिए हम बनाते भी क्या है, ग्लूकोज ही है। तो मोस्ट ऑफ द कोशिका, मोस्ट ऑफ द सेल में हम क्या बना रहे होते हैं बेटा, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो जहां CO2 को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, इनऑर्गेनिक से हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक। इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुने बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की दो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को कराने के लिए। सबसे पहले हमें क्या है, अगर आपको ये बात समझ में आए, मेरे पास इनसाइड सेल ये प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन ऐड होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो ऑटोट्रॉफिक इसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहला, सबसे पहले तो मुझे ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस क्या मांगता है, ऊर्जा मांगता है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऊर्जा बनती है, और रिडक्शन प्रोसेस क्या मांगता है, एनर्जी मांगता है। ये सब समझ में आ रही है। दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए बेटा, हाइड्रोजन। मुझे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। मुझे कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जो अपनी हाइड्रोजन दे दे। मतलब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे कोई कंपाउंड चाहिए, सम कंपाउंड, जैसा कि ये काम पानी करता है। कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए विच गिव हाइड्रोजन, जो अपनी क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे। ऐसा कुछ कंपाउंड चाहिए। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें इनऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रही है। और उसमें दो चीजें चाहिए, एक एनर्जी चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तब जाके CO2 किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में। यहां तक कोई डाउट है किसी को। अब ये बात आपको कई बार फील नहीं होता, ये लिखा हुआ उसने उसने यहां लिखा हुआ है, देखो। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू, समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक से बना रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है। ये कहां लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी में पेज 19 पे ऊपर लिखा हुआ है, नई वाली पे शायद 12-13 पेज पे लिखा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे उसने प्रॉपरली न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ाया है इसमें, यहां पर उसने चीजें बताई है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। क्लियर है, पर शॉर्ट में थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि मुझे सेल के अंदर, ये ध्यान रखना, ये सेल के अंदर हो रहा है। ये कहां हो रहा है, इनसाइड सेल हो रहा है ये सब। मैं ग्लूकोज बना रहा हूं, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहां से आती है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के हिसाब से मेरे पास दो टाइप का ऑटोट्रॉफिक है। टू टाइप ऑफ क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है बेटा, एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या है बच्चे, कीमो ऑटोट्रॉफिक है। और दूसरा क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। पहला हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कौन सा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। यहां तक कोई डाउट है, बोलो। कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो का मतलब एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से। इसमें एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी फ्रॉम लाइट, सनलाइट। हाँ भाई, एक चीज और पूछनी थी, फोटोसिंथेसिस इसमें भी हो जाएगी, ये वाली लाइट में होगी नहीं होगी, है क्यों, सिर्फ सनलाइट में होगी, इस वाली लाइट में नहीं हो सकती, क्यों नहीं होगी भाई। हाँ भाई, होगी नहीं होगी, क्यों है, नहीं लाइट वेवलेंथ है, हो जाएगी, क्या दिक्कत है। लाइट होगी, क्यों नहीं होगी, किसने बोला नहीं होगी। भाई प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं रहे तुम लोग। हो तो जाएगी, पर इसके 10,000 रुपए का बिल आएगा और तुम 4 आलू उगाओगे, करोगे क्या उसका। तुम समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। फोटोसिंथेसिस के लिए वेवलेंथ चाहिए, आप वेवलेंथ दो, फोटोसिंथेसिस होगी, क्यों नहीं होगी। पिगमेंट को क्या फर्क पड़ता है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिगमेंट को नहीं फर्क पड़ता वो लाइट कहां से आ रही है,
उसको तो वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ मिलनी चाहिए, बिल्कुल होगी, सही है ना। फर्क क्या है, इसकी कॉस्ट, सही है। बेटा हम लोग बोलते हैं ना इंडिया की एग्रीकल्चर बहुत खराब सिचुएशन में है, फसल किसान की तैयार गेहूं भीग जाता है, खराब हो जाता है, कवर क्यों नहीं कर देते, उतने पैसे नहीं है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट नहीं है ना उसके पास। सेम चीज लाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, ऐसी वो बनाई जाती हैं लैब्स जिसमें कवर करके ग्रो तो करते हैं, वो सनलाइट में क्यों करेंगे काम, सही है ना। हाँ क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होती है। ठीक है, अजीब लग रहा है लेकिन सही है ये। बेटा पिगमेंट को सिर्फ वेवलेंथ चाहिए, वो नहीं वो लिखा रहता कहां से आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चले आगे, चलो आगे करो, जल्दी लिख लो बेटा। जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। तेरी चप्पल कहां गई भाई, ऐसे ही घूम रहा है तू, हाँ। वीटी सर की तरह गोवा मूड में आया आज, नहीं। जल्दी लिख ले, जल्दी लिखो बेटा, लिख लिया, पढ़े आगे। बच्चे जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको नहीं पता ये क्या पढ़ रहे हैं। समझ लो ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक का सिंपल मतलब होता है खाना बनना, CO2 से ग्लूकोज बनना, और ये कोशिका के अंदर हो रहा होता है, सही है। इसके लिए क्या हो सकता है, दो चीजें चाहिए, एक तो हाइड्रोजन चाहिए और दूसरा ऊर्जा चाहिए। एनर्जी दो जगह से आ सकती है, कहां से, या तो केमिकल रिएक्शन से या सनलाइट से। अब हम पहले कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में बताएंगे, क्लियर। हाँ हो गया बेटा, लिख लिया। क्या तुम लोग खुश क्यों आज बहुत, है है नालायक से हैं कुछ, हाँ। चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट का कुछ आएगा। चलें आगे, बेटा फटाफट से हेडिंग डालो, हम लोग ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक पढ़ रहे हैं। इधर देखो सारे, है पढ़ना क्या, छपे टाइम, पटना कैंसिल नहीं होगा बेटा, पटना सेंटर बंद कर देंगे आगे फ्यूचर में, हो सकता है। हाँ यहाँ इतने तूफानी काम करते हैं तो बंद ही कर देंगे। हाँ जाओ भाई, कीमो ऑटोट्रॉफ लिखो जल्दी से, पहले सुनो सारे, अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ भाई इधर देखें सारे, ये तुम्हारे पास एक सेल है, ये तुम्हारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, बोर्ड पे ध्यान दो। आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, मान लो NH4+ है, इसको NO2- में कन्वर्ट कर रहा हूं। हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, आउटसाइड सेल ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मेरी बात सुनो, ये जो रिएक्शन है इससे एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी से हम ATP बना रहे हैं,
और उस एटीपी को यूज करके CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं। ध्यान दो इधर बोर्ड पे ध्यान दो बेटा सारे। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? इसी को हम नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके सेल के बाहर, ध्यान से देखना, जिनके सेल के बाहर इनऑर्गेनिक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, इनऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी निकल रही है उससे एटीपी बन रही है और फिर उसको ग्लूकोज बनाने में यूज कर रहे हैं। अब इनको कीमोसिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया, इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो, या तो इसके सेल के बाहर ऑक्सीडेशन हो रही है या करा रहा है, तो ये अपने बाहर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे होते हैं, जिससे जो एनर्जी बनती है उसको यूज करके एटीपी बना के ग्लूकोज बनाते हैं। पहला सवाल मन में ये आता है कि सेल के अंदर तो ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। उसके लिए जो इसको एनर्जी चाहिए वो सेल के बाहर किसी इनऑर्गेनिक चीज का ऑक्सीडेशन होके मिल रही है, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है सेल के बाहर, उससे जो एनर्जी मिल रही है उसको ये यूज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कहां से आई? केमिकल रिएक्शन से। एनर्जी कहां से आ रही है? केमिकल रिएक्शन से। इसलिए इनका नाम कीमो ऑटोट्रॉफिक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है बेटा सिर्फ मोनेरा में मिलते हैं, और ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक चीज का ऑक्सीडेशन करते हैं। समझो ध्यान से। दूसरी चीज, ये जो एटीपी बनाते हैं, इस एटीपी को ये खुद भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये इससे खाना बनाते हैं। रीजन, एक टाइम आएगा जब ये इनऑर्गेनिक चीज खत्म हो जाएगी, तो ये बैक्टीरिया सेल मर जाएंगे अगर ये डायरेक्ट एटीपी यूज कर रहे होते। हमारे मन में सवाल आता है, ध्यान सुनेंगे, सबके मन में आना भी चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? बाहर से जो ऊर्जा आ रही है उससे एटीपी बना रहे हैं, एटीपी से ग्लूकोज बनाएंगे, पर ग्लूकोज से भी तो फिर फाइनली एटीपी तो बनाते हैं। पॉइंट ये है कि हम एटीपी डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर रहे? रीजन ये है कि अगर आप एटीपी डायरेक्ट यूज कर लोगे तो खाना नहीं बनाओगे। खाना नहीं बनाओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब ये सारा केमिकल खत्म हो जाएगा, तब सेल ऑटोमेटिकली मर जाएगा अगर वो डायरेक्टली एटीपी यूज करे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो खाना बनाते हैं। अगर ये एटीपी डायरेक्ट यूज करे तो इस बैक्टीरिया को कीमो हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। और ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ पर आए और अब नहीं मिलते। रिपीट करता हूं, एवोल्यूशन में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि सबसे पहले टाइप का जो सेल आया वो कीमो हेट्रोट्रॉफ था। बाहर केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी यूज करता था, समझो। लेकिन वो अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप समझो, अगर बाहर केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाए तो अपने आप मर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो कीमो हेट्रोट्रॉफ किस में कन्वर्ट हो गए? कीमो ऑटोट्रॉफ में। तो कीमो ऑटोट्रॉफ में आपने जो पॉइंट याद करने वो ये है कि क्या करते हैं, आउटसाइड सेल क्या हो रहा है बताओ? आउटसाइड सेल ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है बाय दिस प्रोसेस। उसको कौन यूज करेगा? यूटिलाइज बाय, हाँ भाई, यूटिलाइज बाय सेल टू प्रोड्यूस एटीपी एंड देन फूड। देन क्या करेगा? देन उससे फाइनली क्या बना रहा है? फूड बना रहा है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। ऐसे बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया कहां मिलते हैं सुनना। सच बैक्टीरिया इज कॉमन इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन साइकिल। ये कौन सी साइकिल्स होती हैं जरा समझे। मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। आप में से कितने को, किसी को नाइट्रोजन साइकिल याद हो नहीं हो, पर यह पता होगा आपको बचपन में एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई गई थी। नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारा काम बैक्टीरिया करता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल के 2 स्टेप में लिख रहा हूं, उनको देखना, नजर मारना तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक स्टेप है NH4+ से NO2-। क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? दिख रहा है सबको? ठीक है। ऐसा ही एक रिएक्शन है NO2- से NO3-। इसे नाइट्राइट कहते हैं और इसे नाइट्रेट कहते हैं, सबको पता है। तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अब इसके 2 बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस,
ये वो दो बैक्टीरिया हैं जो ये रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रोकोकस लिखा है बेटा, ये इसके बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोबैक्टर है, और एक है नाइट्रोसिस्टिस। अब मेरी बात जो बच्चा समझ पाएगा उसको मैं समझा देता हूं ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो नाइट्रोजन साइकिल है, इसके काफी सारे स्टेप्स हैं, इसमें से कुछ स्टेप ऐसे होंगे जिनमें ये बैक्टीरिया यूज हो रहे होंगे और वो ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे। तो ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऐसे ही फास्फोरस, ऐसे ही सल्फर, ऐसे ही आयरन। इन साइकिल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ स्टेप में जो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। वो सारे बैक्टीरिया क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ है। समझ आ रहा है? नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर साइकिल, उन साइकिल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने एग्जांपल किसका दिया है बेटा? मैंने एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। वो किसका उदाहरण है? कीमो ऑटोट्रॉफ का। ये टॉपिक अब नहीं है तुम्हारे सिलेबस में क्योंकि ये मिनरल न्यूट्रिशन में था। समझ में आ रहा है? इसलिए हट गया, नहीं तो मैं प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करता। मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो स्टेप्स हैं ये किसके स्टेप्स हैं? स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है? ऐसी किसकी साइकिल होती है? फास्फोरस, सल्फर, आयरन। जब हम बेटा 2012 वगैरह में पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो उस वक्त हम एक बैक्टीरिया लिखवाते थे फेरोबैसिलस, जो Fe+2 से Fe+3 बनाता था। कीमोसिंथेटिक होगा, +2 से आयरन को +3 में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होगा? कीमोसिंथेटिक होगा। तो किसी भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को पहचानने का क्या तरीका है? ऑक्सीडेशन हो रही हो। अब मुझे बताना कि राइजोबियम जो है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है। क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है? कीमोसिंथेटिक है? सोचो। नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। किसको मेरी बात नहीं समझ में आई? समझ में आया? नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन से अमोनिया क्या है? रिडक्शन है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन कीमो ऑटोट्रॉफ कराएगा? नहीं कराएगा। तो मान लो मैंने मैच द फॉलोइंग में लिख दिया कि मार्क द रॉन्गली मैच, नाइट्रोजन फिक्सेशन कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन से क्या बनाना? अमोनिया। तो ये एक प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। तो इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं है। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई? अरे पूछना है कुछ पूछो इसमें। बोल बेटा, मेरी बात सुन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ में आता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से क्या बनना? अमोनिया बनना। नाइट्रोजन से क्या बनना? अमोनिया बनना। तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनने में हाइड्रोजन ऐड हुई है ना? अगर हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या है? ये रिडक्शन है। और कीमोसिंथेटिक के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब समझ में आया नहीं आया? बोलो। हाँ बेटा, फेरोबैसिलस करना नहीं है याद। ये तो मैं तेरे को एक उदाहरण वैसे ही बता रहा था, अब हम नहीं लिखवाते, हो सब आता ही नहीं है। फेरोबैसिलस क्या होगा? जैसे आयरन साइकिल है ना, उसके अंदर होगा। अब करना नहीं हमने। और पूछो कोई। हाँ बेटा बोल। हाँ ठीक है, पर उसने ग्लूकोज बना के अगर 3-4 दिन के लिए रख रखा हो तो? ग्लूकोज क्यों बना रहा है? सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, कुछ स्टोर भी तो करेगा। तो 3-4 दिन काम चली जाएगा। जैसे मान ले मैं तेरे से प्लांट्स के लिए पूछूं, प्लांट का हर एक सेल खाना नहीं बनाता, कुछ सेल ऐसा भी तो खाना नहीं बनाता। समझ में आ रहा है? अगर खाना इसलिए बनाना है, खुद के लिए चाहिए। मेरी बात सुनो भाई, 1 मिनट रुको, सुन लिया करो कभी कभी। अगर किसी सेल को लाइट यूज करके, ध्यान सुनना, अगर आपने ध्यान से फोटोसिंथेसिस पढ़ी हो, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाते हैं और डार्क रिएक्शन में एटीपी यूज करके उससे ग्लूकोज बना लेते हैं। तो अगर अगर सेल को खुद जिंदा रहना होता तो वो सिर्फ एटीपी बनाता, या लाइट 24 घंटे होती तो फिर वो एटीपी यूज करता। प्रॉब्लम क्या है कि लाइट पहली बात तो 24 घंटे नहीं रहती है, सही है। दूसरा, वो खुद के लिए भी खाना बना रहा है, रूट के लिए भी खाना बना रहा है। समझ पा रहे हो? नहीं तो उसको डार्क रिएक्शन करने की जरूरत क्यों? ग्लूकोज बनाना ही क्यों है? जब वो लाइट से एटीपी बना सकता है
तो ग्लूकोज क्यों बनाना है उसको? क्योंकि ग्लूकोज से भी तो एटीपी बनाएगा। उसके दो बड़े रीजन है। लाइट 24 घंटे नहीं रहती, जिस समय लाइट नहीं होगी वो सेल मर जाएगा। समझ आ रहा है? इसीलिए इसीलिए आप पढ़ते हो कि जो सेल है ना जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है, उसमें फोटोसिंथेसिस 12 घंटे 14 घंटे चलती है, पर रेस्पिरेशन 24 घंटे चलती है। एनर्जी तो उसे हमेशा ही चाहिए ना। समझ आया नहीं आया? ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। कीमोसिंथेटिक लिख लिया आपने बेटा? ठीक है, एक बार फोटो ऑटोट्रॉफिक और लिख लो भाई, लिख लो यार, कुछ पढ़ लो। आज कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने आज। खाली इंट्रोडक्शन में चैप्टर खत्म हो जाएगा ऐसे, है ना? हाँ, सेकंड ये वाला देख, एनर्जी जो निकली यहां से बेटा, आपका बैच बड़ा है, आप अगर पूछेंगे नहीं आएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। और आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता ना वो पूछते। मेरे पास कोई ऐसी मतलब असीम शक्तियां नहीं है कि मैं ऐसे करूंगा और कॉन्सेप्ट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान सुन लो बेटा, ये देख, ये जो एनर्जी निकली है ना, इसको एटीपी बनाया और एटीपी को यूज करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है? यदि आप पूछोगे नहीं आएगा नहीं। ऑक्सीडेशन एनर्जी बनाती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नॉर्मली एनर्जी लेता है, नॉर्मली। सही है? तो जब मैं ग्लूकोज बना रहा हूं ना, तो मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी दो तरीके से मिलेगी, पहला केमिकल रिएक्शन से, दूसरा लाइट एनर्जी से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखे भाई सारे, इसमें पिगमेंट होंगे? इसमें, हाँ भाई, पिगमेंट होंगे? पिगमेंट एब्सेंट होंगे, क्योंकि क्या यूज नहीं करता? नॉट यूज लाइट। समझ में आ रहा है? क्योंकि केमिकल, फिर से सुनो, क्या है ये? बैक्टीरिया है, इसके बाहर एक रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन। आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि किसी इनऑर्गेनिक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे जो ऊर्जा निकली उससे उसने खाना बना लिया। इसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह रहे हैं। ये बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन साइकिल के अंदर कुछ ऐसे स्टेप होते हैं, जैसे ये वाला स्टेप, इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन दिख रही है आपको। अमोनियम से NO2 माइनस बनाना, NO2 से NO3 माइनस बनाना। तो ये जो चार बैक्टीरिया मैंने लिखे, नंबर डाल देता हूं इस पे, ये चारों बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। दो इस रिएक्शन में आ रहे हैं और दो इस रिएक्शन में। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकली उससे खाना बना रहे हैं। यहां समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं ऑल ऑटोट्रॉफ हैव पिगमेंट, सही है? गलत है, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफ में पिगमेंट नहीं होते। समझ आ रहा है? कीमोसिंथेटिक में पिगमेंट नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, अब आप जरा फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं इसमें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ, अरे भाई सर को पढ़ा लेने दे पहले, मुझे पता है तुम क्या नौटंकी करते हो। भूख लग जाता है तो मार खा ले, मुक्का खाएगा? इधर देख भाई, इधर ध्यान दे, फोटोसिंथेटिक, इधर ध्यान दे भाई, फोटोसिंथेटिक। अब इधर देखो ध्यान से, स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, इधर देखो, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। बेटा फोकस करो, नहीं समझ नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बताओ? पानी टूटता है और वो अपनी हाइड्रोजन किसी एक्स कंपाउंड को देता है। ध्यान रखो बेटा, पानी टूट रहा है, अपनी हाइड्रोजन किसको दे रहा है? एक्स को। ठीक है, और यहां पर बन गया है XH और साथ में ऑक्सीजन। ये देख रहे हो? ध्यान दो इधर बेटा, पानी टूटा है, उसने अपनी हाइड्रोजन किसको दे दी? एक्स को, और यहां XH आ गया, और ये ऑक्सीजन जो बना है ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है अब ये खत्म, ये किसका कोई यूज नहीं है। जो इसका स्टेप 2 होता है, दो स्टेप होते हैं, स्टेप 2 को कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये जो XH बना है, ये XH अपनी हाइड्रोजन CO2 को दे देता है। उससे क्या होता है? इसको हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाता है? ग्लूकोज, और ये X फ्री हो जाता है। आपने ये सीखा कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में पानी टूटा। अगर आप ध्यान से देखो,
रोल ऑफ वाटर क्या है? रोल ऑफ वाटर क्या है यहां पर? डोनर ऑफ हाइड्रोजन। यस, डोनर ऑफ हाइड्रोजन। पानी को किसको डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, यही काम है। सही है? यहां तक समझ में आया नहीं आया? देखो फिर से देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होंगे? जो क्या यूज करेंगे बेटा? यूज करेंगे लाइट। यस, और इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट। लाइट को कौन पकड़ता है? पिगमेंट पकड़ता है। तो हमारे पास स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पानी टूटेगा और अपनी हाइड्रोजन इस एक्स को देगा, ये कंपाउंड बन गया एक्सएच। एक्सएच ने अगले स्टेप में हाइड्रोजन दे दी CO2 को, क्या बन गया? ग्लूकोज और एक्स। इस पूरे प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। टूट कौन रहा है? पानी। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, बोलो। अब हम क्या करते हैं बच्चे, फोटो ऑटोट्रॉफ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो। फोटो ऑटोट्रॉफ दो टाइप के होते हैं, एक है ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का क्या मतलब है? ऑक्सीजेनिक का क्या मतलब है? ऑक्सीजन बनाएगा। इसका क्या मतलब है? नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो। ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने, किसका लिखा? ऑक्सीजेनिक का। ये ऊपर जो रिएक्शन लिखा है किसका लिखा है? ऑक्सीजेनिक का। अब देखो, जब मैं ऑक्सीजेनिक लिख रहा हूं यहां पे, देखो ऑक्सीजेनिक कौन होता है? ऑक्सीजेनिक क्या करता है बेटा? लाइट रिएक्शन में पानी को तोड़ता है। लाइट रिएक्शन में क्या करेगा? पानी को ब्रेक करेगा। यस, और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। मोनेरा में इसके एग्जाम्पल सुन लो क्या है। इन मोनेरा ऐसा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होता है। ऐसा मात्र कौन सा बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया शो करता है ऐसा। अच्छा, ऑक्सीजन बनाने के लिए उसमें क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है। ध्यान से सुनते चलो बेटा, मैंने क्या लिखा है यहां पर? हमने यहां पर लिखा है कीमोसिंथेटिक। ध्यान से सुन, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? सेल के बाहर रिएक्शन से एनर्जी लाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ कहां से लेते हैं? लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। समझ में आ रहा है? और इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं? सनलाइट यूज करके पानी तोड़ते हैं और हाइड्रोजन किसको देते हैं? एक्स को। ये हाइड्रोजन का कंपाउंड बन गया, ऑक्सीजन फ्री हो गई। CO2 को अगले स्टेप में ये एक्सएच अपनी हाइड्रोजन दे देता है, क्या बन गया? ग्लूकोज। अब हमने क्या कहा कि पानी का काम क्या है? डोनर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमने बोला फोटो ऑटोट्रॉफ दो टाइप के होंगे, एक जो पानी को तोड़ेंगे, दूसरा पानी के अलावा कुछ और तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये कुछ और क्या हो सकता है? H2S। अगर मैं इस रिएक्शन में H2O की जगह H2S रख दूं, सही है, तो बाई प्रोडक्ट में S बनेगा। सही है, इसको बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है? मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले सुनो, 2 मिनट, आपको समझ में आएगी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है किसी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर बाहर से CO2 गई और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। CO2 से ग्लूकोज बनना एक रिडक्शन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके लिए मुझे हाइड्रोजन और एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी के हिसाब से हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, कीमो और फोटो। कीमो का मतलब एनर्जी कहां से मिलेगी? केमिकल रिएक्शन से। वो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार का होगा? ऑक्सीडेशन होगा सेल के बाहर। समझ में आ रहा है? सही है। फोटो ऑटोट्रॉफ कहां से लेगा एनर्जी? सनलाइट से। यदि किसी को सनलाइट की एनर्जी यूज करनी है तो उसको कहीं ना कहीं पिगमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पिगमेंट चाहिए। अब पिगमेंट उसको चाहिए ना, अब पिगमेंट चाहिए। अब हमने बोला कि पिगमेंट चाहिए, साथ में हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन के दो सोर्स हो सकते हैं, या तो पानी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अगर पानी टूटेगा, पानी किस किस में टूटता है बताता हूं। मोनेरा में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में टूटता है। अदर किंगडम में अगर मैं देखूं,
अदर किंगडम में मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में पहले 3 ग्रुप कौन से थे? क्राइसोफाइट्स या डायटम लिख लो, डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, और नहीं, पहले 3 यूग्लिनोइड्स। ये 3 ग्रुप क्या है बेटा? ये भी ऑक्सीजेनिक है। ये भी क्या है? ऑक्सीजेनिक है। ये भी पानी को तोड़ते हैं। तुम्हारे घर के बाहर जो पौधे हैं, प्लांट है, पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक है। एल्गी, ब्रायोफाइट, वो सब पानी तोड़ते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेप होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ के पहला लाइट रिएक्शन जिसमें पानी टूटता है, और डार्क रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनता है। पानी टूटना कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी की जगह कुछ और तोड़ते हैं। कुछ और में H2S हो सकता है। यदि पानी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजेनिक। सही है। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में कौन है? सिर्फ साइनोबैक्टीरिया। 4 एग्जांपल, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलिना। सही है? क्लियर है? और उसमें क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है। जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें पहले 3 ग्रुप, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, उन तीनों में क्लोरोफिल ए होता है। तीनों पानी तोड़ते हैं। उसके अलावा पूरा प्लांट किंगडम। सही है? उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं? एनऑक्सीजेनिक। उसको और बता के छोड़ रहे हैं, बस लिख लो इसको जल्दी से। जल्दी लिख लो बेटा, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो टॉपिक इनकम्प्लीट है ये। लिख लो ना, चुपचाप पिटाई कर दूंगा 2 दिन की मैं। चुप लिख लो। नहीं लिखना है? अरे लिख लो यार। किसका किसने किसने लिख लिया? दोबारा लिखो चलो। मानोगे नहीं तुम। बेटा आप समझ नहीं रहे, बात वो नहीं है। बात ये है कि टॉपिक पूरा करना पड़ेगा आपको। ये टॉपिक का दूसरा पार्ट नहीं बताऊंगा तो फिर कल दोबारा उतना ही टाइम लगेगा। आप समझो इस बात को। और आप खुद भी तो कुछ पढ़ो घर जाके, नहीं पढ़ते हो कुछ भी। किस किसने कल की मूवी देख ली? पिटाई कर दूंगा बेटा। हाँ, मूवी तुम्हें देखनी चाहिए कोई दूसरे टाइप की, 12th फेल ऐसी वाली देखा करो, है ना? है? मजा नहीं आता? अच्छी नहीं है? देख रहा है। तेरा पहला ड्रॉप है? सेकंड है? पढ़ ले पिछले। इधर ध्यान दे बेटा, प्लीज पढ़ो। देखो, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कौन कौन लिख रहा है? लिख लो पहले। लिख लो बेटा, लिख लो, कोई ऐसा रेल नहीं छूट रही। पढ़ो। 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और प्लीज ध्यान रखना, अगर इस वीक में चैप्टर फिनिश हो रहा होगा तो सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। है? इसका मतलब यह है कि आप 28 के टेस्ट के लिए तैयारी पहले से शुरू कर दो, टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। इसका ये मतलब है। चले? चलिए, 1 मिनट बेटा। मार्केंशिया ऑक्सीजनिक है एनऑक्सीजनिक? ऑक्सीजनिक। मार्केंशिया किस में आता है? ब्रायोफाइट्स में। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स है वो किस में है? प्लांट किंगडम में। तो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम क्या है? ऑक्सीजनिक है। क्लियर है? इसका यही क्वेश्चन आएगा, इसके क्वेश्चन भी कराने हैं आपको कल, मतलब आज नहीं। ये देखो ध्यान से, पहले ये चार्ट बना लो जल्दी से। ऑटोट्रॉफिक, हाँ भाई, ऑटोट्रॉफिक में 2 कैटेगरी। सबसे पहले कीमो। कीमो में कोई डाउट है? हाँ भाई, कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? पिगमेंट होगा? पिगमेंट एब्सेंट है? पिगमेंट एब्सेंट है? पिगमेंट एब्सेंट है?
और क्या यूज करेगा? यूज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक। सही है, ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है? फोटो। हाँ भाई, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होंगे बताओ? फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होंगे, क्या यूज करेंगे? सनलाइट। लाइट का एक ही सोर्स है हमारे पास, सन, तो यूज सनलाइट, यूज सनलाइट। इनमें पिगमेंट होने कंपलसरी है। पिगमेंट क्या है इसमें? कंपलसरी। अब ये दो टाइप के थे, दो टाइप के हैं ये। एक है ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक क्या होते हैं? जो पानी तोड़ेंगे, समझ में आ रहा है? पानी तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्या होना कंपलसरी है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। यस, क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। बिना क्लोरोफिल ए के ऑक्सीजन नहीं टूट बनती है। दूसरा हमारे पास बेटा, दूसरा हमारे पास है एनऑक्सीजेनिक। ध्यान से समझे, दूसरा हमारे पास है एनऑक्सीजेनिक। इनमें पिगमेंट कौन सा नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होता इनमें। इनमें क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट है। इनमें क्लोरोफिल नहीं है बेटा। अगर क्लोरोफिल नहीं है कोई तो पिगमेंट होगा, क्योंकि ऊपर क्या लिख रहे हैं? पिगमेंट। सही है, तो कौन सा पिगमेंट लिखेंगे ये देखो ध्यान से। एक हम लिखते हैं इसमें ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन लिखते हैं, उसका नाम है बैक्टीरियोफिल। समझ में आ रहा है? और एक हम लिखते हैं पर्पल पिगमेंट, उसका नाम है बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। ये समझ में आई? बोलो बेटा। देखो मैंने क्या लिखा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट जरूरी है, पर एनऑक्सीजेनिक में क्या एब्सेंट है? क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो कौन सा पिगमेंट है अदर देन क्लोरोफिल? ये वाले पिगमेंट कौन से हैं? अदर देन क्लोरोफिल है, अदर देन क्लोरोफिल है। ये समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा रिएक्शन, देखो ये देखो जरा, मैंने यहां पर लिखा था H2O, उसको मैंने किसको हाइड्रोजन दी थी? X को। क्या बना था? XH प्लस O2। अगर मैं यहां H2S लिख दूं, समझ में आ रहा है? तो ये वाला रिएक्शन मैं इसके नीचे लिख दूं, यहां पर H2O प्लस X, क्या बना? XH प्लस ऑक्सीजन। यहां लिख दे, कोई डाउट है? नहीं। अब यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं A, H2S प्लस X, तो क्या बना? XH प्लस, बताओ, S, तो सल्फर बना। इसको कहेंगे सल्फर बैक्टीरिया। सही है। अब यहां एक और रिएक्शन लिखता हूं, मैंने कार्बन की एक चेन लिख दी, स्ट्रेट चेन को कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड लिख दिया। अब मुझे यहां पर मैंने X लिखा, XH बना, यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो इसको लिख रहे हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि सल्फर नहीं बन रहा। कोई और कंपाउंड लिया तो क्या नहीं बन रहा? सल्फर नहीं बन रहा। समझ में आ रहा है बच्चे? ये लाइट रिएक्शन है, ये क्या है? लाइट रिएक्शन है, और ये दोनों भी क्या है? लाइट रिएक्शन है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक में किसमें फर्क है? लाइट रिएक्शन में। अगर वो पानी की जगह H2S तोड़ेगा तो बाई प्रोडक्ट